मुल्क में इंतखाबात की जिम्मेदारी है भारत के चुनाव कमीशन की। हाल ही में हुए इंतखाबात के दौरान चुनावी तशद्दुद, बूथ कैप्चरिंग जैसी वारदातें न के बराबर हुई। बड़ी तादाद में लोग वोट डालने निकले। अखबारों पर, पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी गई। जमहूरियत के लिए ये सभी बातें बहुत मायने रखती हैं। इसके लिए मरहबा जाता है साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी को। मुल्क की आज़ादी से 2 महीना पहले 11 जून 1947 को पैदा हुए SY कुरैशी आज हमारे रूबरू। IAS में आना, देखिए 1970 और 80 तक कोई ये सवाल लोग नहीं उठाते थे कि साहब आप एक मुसलमान घराने से हैं और IAS में आ गए, क्योंकि वो बोसीदगी मुसलमान के चारों तरफ जो उससे वाबस्ता हो गई उसके बाद वो उस वक्त नहीं थी, एक उम्मीद थी। जब मैं IAS में आया तो पुरानी दिल्ली का पहला मुसलमान मैं आया था, तो उस पर एडिटोरियल आया था हिंदुस्तान टाइम्स में। वाकई में जी, यानी क्या कि दिल्ली के मुसलमानों में से ये आया और ये क्या वजह है कि कोई मुस्लिम इसमें आता नहीं। और मैंने भी जब उसको पे गौर किया कि शायद इसलिए कि पार्टीशन के बाद जो पढ़े लिखे फैमिली थी वो तो तकरीबन सारी पाकिस्तान चली गई थी, या तो वर्किंग क्लास रह गए थे या इक्का दुक्का जो पढ़ी लिखी फैमिली थी वो रह गई थी। तो वहाँ पे उसमें इस किस्म का तो माहौल नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जब लोगों ने देखा कि आफ्टर ऑल मैं एक ऑर्डिनरी लड़का उस इलाके का, तो औरों को भी लगा कि अगर ये आ सकता है तो हम भी कोशिश करें। उसके बाद लाइन लग गई, बहुत लोग आए। और उस मेरी छोटी बहन भी वो सबसे पहली मुस्लिम लड़की थी, वो भी सिविल सर्विसेज में आई, तो उससे और लड़कियों को काफ़ी एक इंस्पिरेशन मिली, हौसला हुआ। जी, उनका हौसला अफजाई हुई जी। औसत दर्जे के घरानों से, मुसलमान घरानों से लोग IAS में आए, लेकिन धीरे धीरे ये ड्राई अप हो रहा है। अब मुझको नहीं दिखाई देता ऐसा। जी, उसके पीछे मैंने ये देखा कि कुछ दिनों इंडिया इस्लामिक सेंटर में कोचिंग सेंटर चल रहा था, और एक हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जामिया हमदर्द में भी शुरू किया था। उसमें जो लोग जाते थे उसमें से अच्छे निकल के आते थे, क्योंकि थोड़ी ग्रूमिंग, थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मैंने भी, मुझे याद है, इंटरव्यू के लिए राव स्टडी सर्कल ज्वाइन किया था। उससे रफ एजेस जो हैं वो स्मूथन होती हैं, आपके कुछ मैनरिज्म है जिसको वो पॉइंट आउट करते हैं, उसको आप सुधार सकते हैं। अभी 3-4 साल पहले अगर आपको याद हो, कश्मीर से एक IAS में लड़का निकला जो टॉप किया था, बल्कि 2-3 निकले जी। फिर उसके बाद एकदम से सन्नाटा आ गया, कुछ समझ में नहीं आता है। वो उसकी वजह ये थी कि उधर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कुछ 5-7 साल सैयद हामिद साहब ने एक शुरू किया था एक सेंटर, तो उस दिनों बहुत सारे आए थे, और वो ज़रा फेड आउट हो गया तो ये आने भी बंद हो गए। तो बड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन है इन दोनों चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइज कोशिश करनी चाहिए। जो आपकी पहचान है वो चीफ इलेक्शन कमीशन, जैसे सेशन के बारे में लोग कहते हैं कि सेशन ने बिहार में रिगिंग बंद करा दी, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? सेशन साहब ने जो काम किया था उसका तो जवाब नहीं है। ऐसे वक्त पे वो आए थे कि इलेक्शन कमीशन को लोग जानते भी नहीं थे और उसको सीरियसली भी नहीं लेते थे। उन्होंने अपने असर्ट करके अपनी पर्सनालिटी से इलेक्शन कमीशन का लेवल भी बढ़ाया और बड़ी सख्ती की, और वो लोग आज तक याद करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए उन्होंने उसको और मजबूत ही किया कि एक दफ़ा बुनियाद अच्छे पड़ जाए तो उस पर आप पत्थर रखते चले जाइए। मैंने एक तो उसको और मजबूत किया कि बिल्कुल ही ब्लडलेस इलेक्शन, बड़े मुश्किल स्टेट में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसमें खुदा का फजल भी साथ रहा। दूसरे मैंने 3-4 नई चीज़ें की। मैंने एक तो कहा कि वोटर एजुकेशन ज़रूरी है, कि लोग, हम इतनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन वोट देने लगा लोग ना आए तो क्या डेमोक्रेसी? तो वोटर एजुकेशन, एक पैसे का इस्तेमाल बहुत होता था, तो मैंने एक नई डिवीज़न बनाई थी, मनी एक्सपेंडिचर कंट्रोल डिवीज़न, वो की। फिर एक मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया ट्रेनिंग के लिए, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। 1 करोड़ 10 लाख लोग हमारे लिए इलेक्शन ड्यूटी करते हैं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनको अच्छा ट्रेन करना है, क्योंकि 0 एरर इलेक्शन चाहिए, कि ये गलती नहीं। 3 साल में लोगों ने हालांकि मुखालफत की, मैंने फिर भी बना डाला ये इंस्टीट्यूट। 42 कंट्रीज हमसे सीख के जा चुके हैं। देखिए, हिंदुस्तान की लीडरशिप डेमोक्रेसी में हो जाती है। एक डेमोक्रेसी हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, इलेक्शन सबसे बड़ा ब्रांड है। हमारे सारे एम्बेसडर जो मिलते हैं वो कहते हैं कि जब हम अपनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं उस पर फ़ख्र से, क्योंकि कोई उस पर उंगली नहीं उठाता।
तो ऐसी सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना मेरे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात थी। और मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान के इलेक्शन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ये तो जानते हैं कि हम बड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन कितनी बड़ी। यूरोप के सारे 50 मुल्क एक तरफ और हम एक तरफ, अफ्रीका के 54 मुल्क एक तरफ और हम एक तरफ, बल्कि 50 मिकदार नंबर में, और बल्कि एक्चुअली 90 मुल्क दुनिया के एक तरफ और हम एक तरफ, इतने हैं। और उन 90 मुल्कों की सिर्फ गिनती ही नहीं, यानी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में इतने लोग हैं जो कि बाकी दुनिया के 90 मुल्कों में। और सिर्फ ये नहीं कि मिकदार या नंबर ही की बात है, जो 90 मुल्कों में प्रॉब्लम या पेचीदगियाँ हैं वो सब हमारे यहाँ मौजूद हैं। मिलिटेंसी, टेररिज्म, ट्राइबल वॉरफेयर, आप कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ हमारे यहाँ। उसके बाद जो हम ब्लडलेस इलेक्शन करते हैं और 64 साल में चेंज ओवर ऑफ पावर स्मूथ होता है, हारने वाला प्राइम मिनिस्टर नमस्ते करके जीतने वाले को कुर्सी सौंपता है, ये बड़ी खूबी की बात है। जी, बहुत खूबसूरत। क्योंकि अभी मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद वो जाके उनसे मिले मनमोहन सिंह से, बड़ा बहुत ही जी। और उनके स्वेरिंग इन में वो मनमोहन सिंह जी आए, सोनिया गांधी को उनको बुलाया, वो आई। ये हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन आपने वोटर ट्रेनिंग में रेडियो, टेलीविज़न और जितने चैनल्स हैं, इनको कैसे इन्वॉल्व किया? इसमें सबसे पहले तो हम एक ऐसे अफसर को लाया जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ही था। बड़ा एक ब्राइट अफसर हम लेके आए, अक्षय रावत उसका नाम। उन्होंने तो आईएनबी मिनिस्ट्री की जितनी भी चैनल्स हैं उनको यूज़ किया। इसके अलावा हमने फील्ड में बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और हमने रियली लोगों का फेस्टिवल बना दिया उसको, पब्लिक फेस्टिवल। एक जगह एक बुलंदशहर में एक पूरे स्टेडियम में औरतों ने वो रंगोली से उसको सजाया और उसमें सारे थीम इंडिपेंडेंस और ये वगैरह। बाराबंकी में 115 किलोमीटर की लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई कि हाँ डेमोक्रेसी के लिए, हक के लिए। इस किस्म की जो पॉपुलर एक्टिविटी लोगों की, अक्सर लोग कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन की सख्ती इतनी है कि उसने फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को किल कर दिया और कब्रस्तान की जो खामोशी कर दी। एक जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है इस पर, टीवी जर्नलिस्ट हैं वो, कि फेस्टिवल तो मैंने कहा कि मैडम आप मुझे अपना एड्रेस भेजिए, मैं आपके घर वो फेस्टिवल लौटा देता हूँ। कि क्या होगा फेस्टिवल, आपके दीवारों पे सब लोग काला कर देंगे, अपने स्लोगन पे पोस्टर लगा के गंदा कर देंगे, झंडे ज़बरदस्ती लगाएंगे, लाउड स्पीकर 24 घंटे बजेगा, फिर आप दुखी ना होना। हमने वो जो न्यूसेंस थी उसको कम की है। लेकिन द फैक्ट कि अब 70, 80, 90% तक लोग वोट देने लग गए, तो लोगों का फेस्टिवल तो यही हुआ। मनी पावर के क्या क्या अलामतें हैं? मनी पावर देखने में आता था कि कानूनी तौर पे एक लिमिट है। पहले 40 लाख थी लोकसभा के लिए, अब 70 लाख हुई। लेकिन उससे 10 गुना क्या 100 गुना लोग खर्च करते हैं। उससे एक तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड ख़राब होती है कि गरीब आदमी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। चूँकि ये सारी ब्लैक मनी है तो वोटर को रिश्वत देने में, शराब पिलाने में, पार्टियाँ देने में, चिकन बिरयानी पार्टी है या हर किस्म की, तो वो खर्चा तो इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये इससे डेमोक्रेसी करप्ट होती है। और उसके लिए फिर हमने एक डिवीज़न बनाई, एक बड़ी सख्तियाँ की, पैसा पकड़ा। पहले ही 5 स्टेट के इलेक्शन में 73 करोड़ रुपए हमने पकड़ लिया। कम से कम उनको डर पैदा हुआ कि जितनी आसानी से ये पैसा घूमता था वो हमने चलने नहीं दिया। हाँ, इंटरेस्टिंगली पैसा पहले दबंग तरीके से गाड़ी की सीट पे जाता था, फिर गाड़ी के बूट में चला गया, गाड़ी के दरवाजे में स्क्रू करके लगाने लग गए, एम्बुलेंस में, फ्यूनरल वैन में पैसा जाने लग गया। अब जैसे जैसे हमको नया तरीका पता लगे हम पकड़े। एम्बुलेंस वैन को पकड़ने में हमको ये डर कि अक्सर उस ज़माने में कई बार होता था कि वीआईपी मूवमेंट हो रही है, आपकी गाड़ी रुक गई, उसमें पेशेंट था तो मर गया या उसकी हालत ख़राब हो गई, तो हमने कहा ऐसा ना हो कि हमारी पकड़ दर को मरीज़ बेचारा हो जाए। तो हमने कहा उसको रोकने नहीं, रास्ते में अस्पताल तक पीछा करो, जब वो मरीज़ को निकाल लेंगे उस वक्त चेकिंग करना गाड़ी की। उसमें पैसे पकड़े। तो ये नए नए तरीके ढूंढे। फिर एक जब हमने देखा एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, उसमें शराब कबाब खूब, शादी की पार्टी, 3-4 हज़ार लोग। वहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर गया देखने के लिए क्यूरियोसिटी में, तो ना कोई दूल्हा था ना दुल्हन, वो बोगस पार्टी थी, फर्जी वो थी, वोटर को ब्राइब करने के लिए वो पार्टी थी। वैसे तो वोटर को आप रिश्वत नहीं दे सकते, शराब की बोतल नहीं दे सकते, उसको चाय नहीं पिला सकते, वो ब्राइब कहलाती है। यहाँ शादी के नाम से फिर हमने जब इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो हमने कहा सारे शादी ब्याह, बर्थडे, मुंडन, हर किस्म की सेरेमनी उन दिनों बहुत होती थी। तो उन सबको हमने अपनी रेडार पे डाला कि भाई इनको जरा चेक करना। पर हमारा जो जुगाड़ू है वो और जुगाड़ करे, अगली बार वो दूल्हा दुल्हन भी फर्जी खड़े कर देगा और वो शादी का कार्ड भी प्रिंट करके दिखा देगा, तो आप पकड़ते रही। तो वो नए नए तरीके सोच लेते हैं, हम उनको पकड़ना होता है। तो लेटेस्ट मज़ेदार आपने क्या पकड़ा? अभी रिसेंटली गाड़ी की खूब चेकिंग होती है, लेकिन इंजन वाला जो
बॉनेट था वो नहीं खुलता था। तो एक आंध्रा में एक महीने पहले वो 1.5 करोड़ रुपए एक एमएलए साहब अपनी गाड़ी के बॉनेट में रख के ला रहे थे। ढाबे पे जब चाय पीने उतरे तो वहां से धुआं निकल रहा था, तो वो नोट जल गए 1.5 करोड़ नोट जल गए। तो अब नए नए तरीके ये लोग सोचते हैं, हम आगे से उनको लेकिन साहब ये पैसा तो देखिए, लेकिन टेलीविजन के जरिए तो करोड़ों अरबों खर्च हुआ है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जी, उसकी वजह है कि वो इसलिए हो जाता है कि कानून में ही एक कैंडिडेट के ऊपर तो पाबंदी है कि कितना कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं है। जो टेलीविजन पे खर्चा हो रहा था वो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी, हज़ारों करोड़, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए कोई गैर कानूनी बात नहीं थी वो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस पर भी कानून हो और उस पर भी लिमिट हो। इंग्लैंड में तो है, कैंडिडेट पे भी है, पार्टी पे भी है कि आफ्टर ऑल एक पार्टी है जो हज़ारों करोड़ खर्च कर दे और एक आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होंगे तो आपका क्या चांस होगा। तो इसलिए उस पर पाबंदी की ज़रूरत है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं? हमने उसमें ये किया है कि हमारे तरफ से भेजे हुए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कई प्रपोजल सरकार के पास पेंडिंग है। उसमें एक तो यही कि पार्टी के फंड पे भी पाबंदी होनी चाहिए, और फिर ये पैसा आता कैसे है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा इन्हें उगाना पड़ेगा। और वो उगाई कैसे करेंगे? ज़बरदस्ती किसी से पकड़ेंगे, किसी कॉरपोरेट से लेंगे, और उससे करोड़ों रुपए लेंगे तो उसको उसके बदले में कुछ तो देंगे, उसको ठेके देंगे, उसको लाइसेंस देंगे, तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो सारे ट्रांजैक्शन पैसे की पार्टी की चेक से होनी चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर उसको ऑडिट किया करे हमारी दी हुई पैनल में से, वरना बाकी के ऑडिटर तो लिपापोती करते हैं। और फिर तीसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि इनका जो एनुअल ऑडिट हो पार्टी का, वो वेबसाइट पे हो ताकि जनता खुद देख सके कि भाई फलां कंपनी ने इनको 100 करोड़ दिए थे, 50 करोड़ दिए थे और उसको इन्होंने ठेके दिए, तो क्या इन दोनों में कोई रिश्ता तो नहीं है। तो ये लोग नहीं होने देना चाहते। क्रिमिनल्स, हालांकि ये क्लीशे हो गया है, क्रिमिनल्स और करोड़पति लोग जो कि कल कुछ नहीं थे आज करोड़पति हो गए हैं, यानी उस पर कोई बाधा, कोई रोक आप नहीं लगा पाए। देखिए, वो भी इस वजह से कि जैसा आपने कहा, इसी तरह लोग हमारे पे उंगली उठाते हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन की नालायकी है। इलेक्शन कमीशन तो एक कानून में दावा करेगी, क्रिमिनल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त कानून ने दी हुई है। हम ये कहते हैं कानून बनाइए जिनके खिलाफ सीरियस कन्विक्शन के बाद तो डिस्क्वालीफाई उन्होंने होना ही है। हम कहते हैं कि जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं और केसेस चल रहे हैं और बड़े सीरियस क्राइम है, जैसे रेप, डिकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, कम से कम ऐसे जो सीरियस क्राइम है, उसके जो मुलजिम हैं, अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं तो उनको इलेक्शन लड़ने से महरूम किया जाए। अब ये नतीजा है कि 2004 की लोकसभा में 124 एमपी जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे, 2009 में वो 162 हो गए, और लेटेस्ट जो अभी हुआ है उसमें 189 हो गए। तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि लोगों के दिलों में पॉलिटिशियन के लिए इज्जत अब बहुत कम हो गई है। वो उनको जनरली कि सब ये सब चोर हैं, जो बड़े ख़तरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि अगर आपको डेमोक्रेसी से प्यार है तो आप पॉलिटिशियन से नफरत नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन के बिना डेमोक्रेसी चलती नहीं। और हर एक को काला पेंट करना वो भी ठीक नहीं है। अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन भी ये नेता हैं। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से ही पहुँचा। अगर आप जैसे पड़ोस के देश में देखिए, हम एक आज़ाद तो एक साथ हुए थे। बताइए, हमारा अपना प्रोफेशन का मामला है, इसलिए ज़रा सा एक हिजाब है बात करते हुए। ये हिजाब आपसे आपके जर्नलिस्ट प्रोफेशन को हिजाब कब से आ गया? नहीं, हमारे देखिए एक फेज़ वो भी गुजरा है कि हम लोगों के पास इज्जत थी, पावर और रीच वो नहीं थी। पैसे में और जर्नलिज्म में कोई रिश्ता नहीं था। पेड न्यूज़, ये तो तसव्वुर नहीं कर सकता था कोई कि साहब ये पेड न्यूज़ क्या है, इसका क्या इलाज है। पेड न्यूज़ एक बहुत ख़तरनाक एक बीमारी पैदा हुई कि मीडिया हाउसेस जिनको हम डेमोक्रेसी का गार्डियन समझते थे, वही अब उसको कमज़ोर कर रहे हैं। पैकेज बना के जाते हैं कैंडिडेट। अगर आप कैंडिडेट है कि भाई साहब आप मुझको 20 लाख देंगे तो मैं आपकी तारीफ़ लिखूँगा, और अगर 40 लाख देंगे तो आपकी तारीफ़ और आपके जो राइवल कैंडिडेट है उसकी मैं छुट्टी कर दूंगा। तो लेकिन आपने कहा भाई मुझे इस किस्म की बेईमानी नहीं करनी, तो कहते हैं ठीक बात है, फिर हम आपको या तो बिल्कुल ब्लैकआउट कर देंगे, आपका लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि आप कैंडिडेट हैं या और ज़्यादा आपसे नाराज़ हुए तो रोज़ आपके बारे में कुछ ना कुछ खुराफात लिख देंगे। तो मजबूरन लोग इनको पे करने पे आमादा होते हैं।
तो इसके लिए हमने तो काफ़ी इस पे वॉच की, टीमें बैठी हुई देखती रहती हैं, जहाँ शुबा होता है कि पेड न्यूज़ नोटिस देते हैं। 3000 नोटिस तो इस इलेक्शन में दिए गए, उनमें से ज़्यादातर ने एडमिट किया कि हाँ हमने पैसे दिए थे। एडमिट करने के बाद आपने उनको क्या किया? नहीं, उसमें ही होता है कि उन्होंने एडमिट करके, क्योंकि इलेक्शन के दौरान उसके इम्प्लीकेशन हमारे लिए सिर्फ इतनी है कि कैंडिडेट ने अपने एक्सपेंडिचर रजिस्टर में लिखा कि नहीं लिखा, छुपाया तो नहीं, छुपाने की उसकी इजाज़त नहीं, जो खर्चा करे वो लिखे। आफ्टर ऑल आप कानूनी तौर पर भी तो टीवी टाइम या इस पर अखबार में स्पेस ले सकते ना, लेकिन आप सारा का सारा 70 लाख मीडिया पे लगा दीजिए बेशक, लेकिन अकाउंटेड फॉर होना चाहिए, इलीगल नहीं। तो वो अकाउंट फॉर कर देते हैं, लेकिन हम समझते हैं वो बस उस पर बस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड एलिमेंट भी है कि लोग धोखा खा जाते हैं। वो देखने में लगता है उनको न्यूज़ आइटम है, हालांकि वो तो एक स्पॉन्सर्ड है, पैसे देके की गई। इसी तरह ओपिनियन पोल, हम ओपिनियन पोल पे हम क्यों बैन मांगते हैं? क्योंकि जिस तरह एडिटोरियल या स्टोरी खरीद लीजिए, ओपिनियन पोल खरीद लीजिए, पैसा दो आपको जीता हुआ दिखा देंगे। दुनिया में ईवीएम्स धीरे धीरे फेज आउट की जा रही हैं और वो पेपर पे आ रहे हैं बार बार, क्योंकि साहब ये टेक्नोलॉजी जो है इससे लोगों को शुबा हो जाता है कहीं ना कहीं ये टिंकर हो सकती है। जी देखिए, ईवीएम के बारे में जो सारे कंट्रोवर्सी है, मैं इसको ठीक नहीं मानता। हमारी ईवीएम 100% रिलायबल, डिपेंडेबल हैं, टाइम टेस्टेड हैं। 1998 से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लूज टॉक ज़रूर करते हैं, हारने वाला ईवीएम को कसूरवार ठहरा देता है, जब जीत जाता है उसी ईवीएम से तो चुप हो जाता है। अरे भाई तब तो बोलो कि मैं इसको गाली देता था, मैं इसी ईवीएम से जीत के आ गया हूँ तो मशीन ठीक है, वो उस वक्त चुप हो जाते हैं। ये सारी पार्टियों का हिस्ट्री देख लीजिए। हमारी ईवीएम बहुत अच्छी मशीन है, और ये कि फेड आउट नहीं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल अगर इसके साथ हो, कि अगर आपको मशीन पे भरोसा नहीं है या मार्जिन कम है तो उसके अंदर पेपर ट्रेल होना चाहिए। पेपर ट्रेल हमने बना लिया है, मैंने मेरे वक्त में शुरू करा दिया था हमने। लेकिन सब जगह नहीं है नहीं अभी, इसलिए कि उसको बनाने, मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है ना, तो 20,000 मशीनें बन पाई थी, तो 20,000 मशीनों से का इस्तेमाल इस बार हो गया। लेकिन अगले जनरल इलेक्शन तक तो ज़रूर पूरा देश में ये वो पेपर ट्रेल उसके साथ होगी। लेकिन हमारी मशीन की डिपेंडेबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं। यही तो वजह, इतने 82 करोड़ वोटर के उसमें 55 करोड़ वोट पड़े, और लंच टाइम तक देश को अपना रिजल्ट पता लग जाए। किसी दुनिया में कई दिन तक 9:30 बजे तक मालूम था सरकार किसकी बन रही है। ना, देखिए ना, तो और कोई झगड़े नहीं, काउंटिंग में झगड़े, एक वोट से हारने वाला भी डाउट नहीं करता कि इस वजह से वो हारा, क्योंकि मशीन तो ठीक बोल रही है। ये जो किताब जनाब आपने लिखी, द अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, ये टाइटल आपने क्यों ये दिया जी, अनडॉक्यूमेंटेड वंडर? हाँ, ये भी इसका दिलचस्प वो है कि हालांकि हम लोग वोट देने जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि इसके पीछे क्या कोशिश होती है, कितने लोग होते हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग की जाती है, उनको बेईमानी से कैसे रोका जाता है। तो एक साहब जो जर्नलिस्ट आपकी बरादरी की थे, तो नॉर्मली ये होता है कि ये इलेक्शन कमीशन तो कुछ नहीं आता, तो कैसे करते हो? तो मैंने कहा भाई आपको कुछ पता नहीं है हम करते क्या है, ज़रा जाके देखो तो सही। उनको एक इलेक्शन के कोई मीटिंग कहीं हो रही थी नोएडा में, वो गए, इतना उन्होंने इम्प्रेस होकर आया कि लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ होता है। इसके क्या जैसे वॉर रूम, जैसे जंग की तैयारी में जो होता है ना, तो उस पर उन्होंने अपने आर्टिकल में ये लिखा कि मैं तो हैरान रह गया कि अब उसे कि कितना कहाँ हम जानते हैं, ये केयर करते हैं इलेक्शन के। और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा सेल्फ इफेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडियन इलेक्शन एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर। तो उस पर मैंने कहा कि इसलिए ये टाइटल से आया। हमें याद है हम आपके साथ रियाद में किसी बाहर के बैरूनी मुल्क में थे, आप इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, और लोगों को हैरत थी कि साहब एक ऐसा भी हमारे यहाँ पोलिंग बूथ है जो कि अकेला है, और उस गांव में कितने लोग हैं, क्या वो के वाकया क्या है? जी, वो वाकया ये है कि अभी भी एक तरफ तो हम 82 करोड़ वोटर की बात करते हैं दुनिया के, दूसरी तरफ हमें एक एक वोटर की फिक्र है। चाहे वो पोलिंग बूथ ऐसे जजीरे पे है जो इंडोनेशिया से ज़्यादा पास है, इंडियन मेनलैंड से दूर है, लेकिन वहाँ पे भी इलेक्शन होना है, वहाँ पे भी हमारा वोटर है, उसको भी सर्विस चाहिए। एक वोटर है गुजरात में, एक जंगल में, गिर फॉरेस्ट में, वहाँ एशियाटिक लायंस वगैरह के लिए मशहूर है वो फॉरेस्ट। वहाँ पे एक टेम्पल प्रीस्ट है, 30 साल से उसके लिए पोलिंग स्टेशन बनता है, 6 आदमी उसकी पोलिंग स्टेशन सेटअप करते हैं, चाहे वो किसी वक्त आके वोट दे, लेकिन हमारा पोलिंग स्टेशन 7 बजे से तैयार होना चाहिए। जब वो अगर गिर फॉरेस्ट जहाँ पे है, गिर फॉरेस्ट में, वहाँ तो शेर आके खा जाएगा, शेर आके खा जाए, लेकिन उसे प्रिकॉशन के साथ सिक्योरिटी वगैरह से कम करके एक रात पहले जाके वो सेटअप करते हैं। और अब अगर उसने 10, 11, 12, 1 बजे आके वोट दे भी दिया, तब भी वो पोलिंग स्टेशन बंद नहीं होता,
क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं कि शायद कोई और आदमी कहे कि जी वो बोगस वोटर था, रियल वोटर तो मैं हूँ, तो एक डिस्प्यूट खड़ा होगा, तो उसकी इंतज़ार करते हैं। 5 बजे तक वो करते हैं। तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम एक वोटर की भी परवाह करते हैं। आपने ओल्ड दिल्ली पे भी तो किताब लिखी थी ना? जी जी। पुरानी दिल्ली की आपको क्या यादें? पुरानी दिल्ली की यादें मुझे बहुत हैं सईद भाई। 500 साल का मैं दिल्ली वाला, वहीं पला, वहीं बढ़ा, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा, तो दिल्ली तो मेरे खून में है, मेरे रग रग में है। उन्हीं पुरानी दिल्ली की गलियों में हम टहलते थे, घूमते थे, पढ़ाई करने। कहाँ मसलन? मटिया महल में हमारा ख़ानदानी घर था, 150-200 साल पुराना था। जी जी। मुझे नहीं मालूम, मैं 5वीं क्लास तक मैंने घर में ही पढ़ा, जबकि मेरे सभी बहन भाई प्राइमरी में जाते थे। तो मैंने बल्कि पिछले दिनों अपने बड़े भाई से पूछा कि मुझे प्राइमरी में क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने कहा कि शायद इसलिए कि प्राइमरी स्कूल जिस टाइप के होते हैं और बच्चे बिगड़ जाते थे। मैं अगर नहीं बिगड़ा हूँ तो उसकी शायद वजह यह है कि मैं स्कूल नहीं गया था। फिर एंग्लो अरबिक स्कूल जो अजमेरी गेट के पास है, उसमें मैं गया। पहले टर्मिनल एग्ज़ाम में तो मुश्किल से मैं पास हुआ, लेकिन 3 महीने बाद दूसरे एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया, और उसके बाद से फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। अब ये इतना चेंज कैसे तब्दीली आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये खुदा का शुक्र। आपके और भाई बहन जो हैं उनको शायद इस बात का एहसास था कि आप अपने पेरेंट्स के फेवरेट हैं। क्या ऐसा था? और ऐसा अगर था तो क्यों था? मैं शायद फेवरेट इतना नहीं था, लेकिन इंडल्जेंट वो ज़रूर थे, क्योंकि मुझे याद है कि मैं डिसिप्लिन था। कि मुझे एक दफ़ा मैं बाल भवन जाता था, वहाँ से नॉर्मल आना जाना, वहाँ मैं म्यूज़िक सीख रहा था। तो एक दफ़ा रास्ते में एक दफ़ा वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की फील्ड पब्लिसिटी यूनिट फिल्म दिखा रही होती है, तो अनाड़ी फिल्म हो रही, मैं उसको देखने खड़ा हो गया। राज कपूर वाली? राज कपूर वाली। अब जो 1.5-2 घंटे बाद मैं घर पहुंचा, तो मेरे वालिद ने वो टेलीफोन पे बैठे हुए, उन्होंने दिल्ली के सारे अस्पताल और पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया था। और क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी हैबिट ये है कि ये तो डिसिप्लिन है, वक्त से आ जाता है, अगर नहीं आया तो कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। यानी अगर असदुल्ला खां गालिब, जो कि बली महारान पुरानी दिल्ली में वो भी रहे 1 सदी पहले आपसे, अगर उनके सामने आप इंटरव्यू में लाए गए होते और आप ये सब बताते कि साहब मैं बहुत ही दयानतदार था, बहुत ही ईमानदार था, बहुत मेहनती था, तो गालिब आपको मेरे ख्याल में फेल कर देते। बिल्कुल कर देते, बिल्कुल कर देते। तो यानी जो तबीयत में रंगीनी होना चाहिए गालिब के अप्रूवल के लिए, वो अक्सर आपके कुछ एक आध भाई में आई। तो वो उन्होंने हमारा कोटा पूरा कर दिया। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ आपको। मुझे स्कूल ख़त्म होते ही कॉलेज के ज़माने में म्यूज़िक का शौक़ हुआ, तो गिटार बजाने का। तो गिटार ख़रीद तो सकते नहीं थे, इतनी हैसियत नहीं थी, तो हमने खुद जामा मस्जिद के रहने वाले, कबाड़ी बाज़ार, चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस, सब ये, तो हम वहाँ से अपने आप इलेक्ट्रिक गिटार बनाते थे। तो उसमें 8-8, 10-10 घंटे, मेरा कमरा घर में ज़रा एक डिस्टेंट कॉर्नर में था। मुझे अभी तक याद है अपने वालिद का ये कहना कि मेरी वालिदा थे, वो कह रहे थे कि आजकल बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है, 10-10 घंटे अपने कमरे में बंद रह के पढ़ता है। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं अपनी गिटार के पिकअप बना रहा हूँ और उसके। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, ये आपका शौक गिटार ये एंग्लो इंडिया से कहाँ से शुरू हुआ? दिल्ली बी पे एक प्रोग्राम आता था, ए डेट विद यू, तो वो भी ओवर हियर करते थे। फिर एक मंडे को एक प्रोग्राम आता था, फोर्सेस रिक्वेस्ट, तो उसमें अंग्रेजी वेस्टर्न म्यूजिक के जो, तो वो सुन सुन के उसमें बहुत शौक हुआ। उसको फिर मैंने आगे, अब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में तो काफ़ी माहौल था म्यूज़िक का। अ डेट विद यू का तो कुछ नहीं था कि शायद इससे आपको ऐसा लगे कि अगर ये हम बजाएंगे तो इससे डेट हो जाएगी? ऐसा तो उस वक्त नहीं ख्याल ये था, लेकिन ये ज़रूर है, कि अगर आप म्यूज़िक वगैरह में टैलेंटेड हैं तो उससे डेट आसान हो जाती है। हुई? हुई। अच्छा, तो यानी कामयाबी हासिल हुई? कामयाबी इन द सेंस कि जैसे मैं एकेडमी में भी मैंने अपना बैंड बनाया, तैयार किया, रॉक बैंड, तो डायरेक्टर ने बड़ा अप्रिशिएट किया। शालवल में? जी, मसूरी में। तो वहाँ पे जो हमारे सारे बैचमेट वगैरह, तो उसमें आपको पॉपुलर हो जाने का मौका मिलता है कि अगर किसी भी किस्म का आप में फ़न या हुनर है तो उससे एक एडवांटेज तो होता है। शरौन प्रभाकर के साथ साहब आपने एक ग्रुप बनाया, ये क्या चक्कर था? जी, जब वो हम कॉलेज में थे और एमए ख़त्म होने वाला था, उसके बाद मैं 2 साल जब पढ़ाया तो टाइम वक्त ही वक्त था, शाम को सिर्फ 2 क्लासें होती थी। तो हमारा एक बीट ग्रुप होता था, उसमें शरौन प्रभाकर उसकी सिंगर थी, वो लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ती थी।
बहुत ही अच्छी सिंगर थी। तो उस पे उस जमाने में एक जूनियर स्टेट्समैन नाम का जी मैगजीन जी निकलता जी था, जी जय, साहब, उसमें जसमत डोएक जी, हाँ जी उसमें जो म्यूजिशियन थे उनके बारे में राइट अप होते, तो हमारे बारे में भी बीटल्स जब आए थे उसी दिनों में। जी 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 जी। तो उसमें मुझे अभी तो वो याद है कि उन्होंने कहा एक ही ग्रुप है दिल्ली का कि जिसमें एक लेडी सिंगर है शरण प्रभाकर, और साथ साथ ये भी था कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही ग्रुप है जिसका एक म्यूजिशियन लेक्चरर है, याकूब कुरैशी, जो बेस गिटार बजाता है। तो याकूब आपके शहरों से फिर अच्छे ताल्लुकात रहे होंगे जी फिर जी तो? जी जी अभी भी कभी कभी मुलाकात होती है। बिजलियां दौड़ती हैं अभी? जी जी वो क्योंकि वो तो फिर बहुत बड़ी पॉप स्टार बन गई, हम सिविल सर्विस में चले गए, जी। लेकिन हमने वहाँ जाके भी अपना एक म्यूजिक ग्रुप बना लिया था। ये शिव शंकर मेनन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उनको भी गाने म्यूज़िक का शौक़ था। और निरुपमा राव जी ये अपनी एम्बेसडर थी चाइना में, वो बाकायदा ओपेरा सिंगर ट्रेंड हैं वो। जी जी और सुना यह है कि आप लोगों ने एक ग्रुप इस किस्म का बनाने की कोशिश की नहीं, हमारा ग्रुप है हमारा ग्रुप है, और उसमें शिव शंकर मेनन तो हमारे लीड सिंगर हैं। अच्छा। कॉलेज के ज़माने में हमारे सेंट स्टीफेंस कॉलेज के हैं वो भी, उनका भी एक बीट ग्रुप होता था, हमारा अलग था। तो वो तो छोड़ छाड़ दिया था उन्होंने। किसी मेरे घर में किसी पार्टी में आया, जब उन्होंने हमको देखा बजाते हुए तो बड़े खुश हुए, कहने लगे यार मैं भी अपनी गिटार निकालता हूँ, उसको सफाई करता हूँ। और उसके बाद जो उन्होंने था हमारे साथ ज्वाइन किया, तो वो तो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन है। तो और निरुपमा राव आपने जैसे कहा बहुत ही अच्छा गाती हैं। वो तो जब अमेरिका में एम्बेसडर थी हमारी, तो वहाँ से उन्होंने एक सीडी भी बनाई। फिर उनको वहाँ से फ़ोन आया कि कुरैशी मैं उसको लॉन्च करना चाहती हूँ, लेकिन पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली, क्योंकि हमने इसको पब्लिक परफॉर्मेंस कभी नहीं किया। हमने दोस्तों के साथ बैठ के, तो हमारे घर में गए, हमने 80-90 लोग बुलाए, डिनर किया, तो उसमें उन्होंने अपना वो परफॉर्मेंस भी किया। उसी में हमारी जो यूएस एम्बेसडर नैन्सी पावल जो अभी गई हैं, जी जी जी, वो भी उसी में है। उन्होंने मेरी किताब भी ताज़ी आई थी उस वक्त, ओल्ड दिल्ली, वो पढ़ी थी। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कुरैशी तुम मुझको पर्सनली लेके जाओ पुरानी दिल्ली। तो मैं समझा सिर्फ ये अखलाकन कह रही हैं मुझे ये खुश करने के लिए, हर 15-20 दिन में कहीं मुलाकात हो फिर याद दिला दें। 6 महीने की कोशिश के बाद मैंने कहा चलिए अब तो जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग साइकिल रिक्शा में बैठ के लाल किले से खारी बावली 3.5 घंटे लगे। मैंने उनको सारी चीज़ें दिखाई। सुबह अलसबा तो, और वो बड़ी अच्छी फोटोग्राफर है, उन्होंने इतने फ़ोटो लिए। बाद में फिर वो उन्होंने बताया, कहने लगे कि मेरे घर में तो कोई पर्सनल मेहमान जो आता है उसको ज़रूर पुरानी दिल्ली लेके जाती हूँ, और किसी दिन शायद किताब भी लिख बैठे हैं उस पर। अब आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का इलेक्शन का जो तजर्बा हुआ, इतना बड़ा दुनिया का, मैंने जैसे बताया कोई इलेक्शन ही नहीं, और कितने लोग हैं 5-7 जो रिटायर्ड CECs के अलावा इतनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन रखना तो कोई नहीं। तो इस पे मैं डेमोक्रेसी पे ख़ास तौर से काम करना चाहता हूँ। और पूरी दुनिया में जब हम डेमोक्रेसी पे मैंने लेक्चर दिए हैं, तो लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं, इतना वो हैरान होते हैं कि देखो एक ऐसा देश जिसको हम बिल्कुल बैकवर्ड और इलिटरेट और वो मानते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में हम सबका लीडर है। दूसरा, मैं एक इंटरेस्टिंग किताब पे काम कर रहा हूँ, इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग। मैंने स्टडी करके निकाला कि काफ़ी मिसअंडरस्टूड है, लोग इसको समझते नहीं हैं। तो उसमें मैंने एनालिसिस किया है कि इस्लाम में फैमिली प्लानिंग की क्या पोजीशन है। हालांकि मौलवी साहिबान अक्सर ये कह देते हैं कि फैमिली प्लानिंग जो है वो अन इस्लामिक है, लेकिन ये गलत है। हाँ, लेकिन मैंने जो कहा कि 1400 साल पहले इस्लाम ने तो फैमिली प्लानिंग के उसूलों को बहुत एम्फेसाइज किया है। फरीज़ कुरान शरीफ की एक आयत है कि जब तक इस लायक ना हो कि तुम फैमिली को रेस कर सको, शादी ना करो। तो एक शख्स हुजूर के पास पहुंचा कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरी सेक्सुअल ज़रूरतें, फिज़िकल ज़रूरतें तो हैं, क्या करूँ? तो उन्होंने वो आयत रिपीट करके कहा, कहने लगे कि जब तक इस लायक ना हो, जब तक रोज़ा रखा करो, उससे सेक्सुअल डिज़ायर सप्रेस होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये आयत और हदीस टुगेदर, ये तो पूरा एक फैमिली प्लानिंग की तरगीब ही तो है। और कई हदीसें हैं कि आप अपने बच्चों को गुर्बत में और मुफलिसी में न छोड़ें, उनको अच्छी तालीम दें और उनकी सेहत का ख्याल रखें, औरतों की सेहत का ख्याल रखें। चलिए याकूब, इतने मज़ेदार बातें आपसे हुई, अब इंशाअल्लाह फिर किसी और दिन। बहुत बहुत शुक्रिया।